हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या इसको हम क्या कहते हैं, डीएनए अंगुली छापन भी कहते हैं। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसकी यदि हम डेफिनेशन समझे तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है। देखिए, एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी भी व्यक्ति की क्या की जाती है, पहचान की जाती है। यह विधि क्या कहलाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। देखिए, ऐसी तकनीक या टेक्निक जिसके माध्यम से या जिसके थ्रू डीएनए की विशिष्टता के आधार पे किसी भी व्यक्ति की पहचान की जाती है, यह क्रिया क्या कहलाती है, डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाती है। यानी डीएनए में उपस्थित जो भी कुछ विशिष्ट लक्षण है उनके आधार पे व्यक्ति की पहचान की जाती है। यह विधि क्या कहलाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की यदि हम विधि को समझे यहाँ पे, तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो विधि होती है, सबसे पहले तो यदि हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि की, तो यह पूरी की पूरी जो विधि होती है यह तीन स्टेप में कंप्लीट होती है। देखिए, इसमें पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इस तकनीक के माध्यम से क्या करते हैं, इस तकनीक में सर्वप्रथम जो वंचित व्यक्ति है, यानी जिस व्यक्ति का हमको डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार करना है, तो जो वंचित व्यक्ति है उसके डीएनए का सैंपल प्राप्त किया जाता है। यानी जो वंचित व्यक्ति है उसके डीएनए का सैंपल प्राप्त करेंगे। अब देखिए, जो डीएनए का सैंपल है, तो डीएनए का सैंपल रक्त से तैयार किया जाता है। बेसिकली यदि हम बात करें तो डीएनए का सैंपल किसके माध्यम से लिया जाता है, रक्त के माध्यम से लिया जाता है। वहीं ऐसा नहीं है कि केवल सैंपल हम रक्त के माध्यम से ही ले सकते हैं। डीएनए का सैंपल देखिए हम और कहीं से ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए बाल से भी ले सकते हैं, बाल से भी डीएनए का सैंपल ले सकते हैं। इसके अलावा वीर या सीमेन से भी हम क्या कर सकते हैं, वीर या सीमेन से भी इसका सैंपल ले सकते हैं डीएनए का। इसके अलावा अस्थि मज्जा से भी ले सकते हैं। इसके अलावा अस्थि मज्जा से भी डीएनए का सैंपल जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है कि इस तकनीक में सर्वप्रथम जो वंचित व्यक्ति है उस व्यक्ति के डीएनए का सैंपल प्राप्त किया जाता है। और नॉर्मल तौर से जो डीएनए का सैंपल है वो रक्त से तैयार किया जाता है। वहीं ऐसा नहीं है कि केवल रक्त से ही हम इसका सैंपल तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बाल तथा वीर एवं अस्थि मज्जा से भी हम डीएनए का सैंपल प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, इस कार्य हेतु डीएनए की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, और डीएनए की बहुत ज्यादा मात्रा में भी जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। अल्प मात्रा में ही यहाँ पे फिंगरप्रिंट तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि इस तकनीक में क्या होता है, सबसे पहले जो व्यक्ति है उसके डीएनए का सैंपल प्राप्त करेंगे रक्त के माध्यम से, या किसी भी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, वाल के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, वीर के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वंचित व्यक्ति का डीएनए का सैंपल प्राप्त करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इसकी अल्प मात्रा लेंगे, डीएनए की अल्प मात्रा की ही आवश्यकता होती है। देखिए, जब दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है, इस दूसरे स्टेप में क्या होता है, अब जो प्राप्त डीएनए है, यानी जो डीएनए का सैंपल हमने ले लिया है, उस प्राप्त डीएनए सैंपल में देखिए क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है। तो इसको क्या करते हैं, यानी कि जो प्राप्त सैंपल होता है उस सैंपल को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। और जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से के साथ क्रिया कराते हैं, जिससे क्या बनता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, जो सैंपल हमने प्राप्त किया है उस सैंपल को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के साथ क्रिया कराते हैं और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि से डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार कर लिया जाता है। अब देखिए, जब यहाँ पे फिंगरप्रिंट तैयार हो जाएगा, अब इसमें तीसरा स्टेप क्या होगा कि जेल से प्राप्त जो डीएनए है, देखिए यहाँ पे जो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया, तो इससे प्राप्त जो जेल यहाँ पे जेल फिंगरप्रिंट होगा। तो देखिए, जेल से प्राप्त जो डीएनए का फिंगरप्रिंट है उसको नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन, देखिए नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित किया जाता है। यानी जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से जो फिंगरप्रिंट तैयार हुआ है, तो देखिए जेल से प्राप्त डीएनए को अब क्या करेंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज नामक फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, उसको यानी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, जिससे फिल्टर पर डीएनए का प्रोब बन जाता है। अब जिस डीएनए फिल्टर में प्रोब किया जाता है, यानी यहाँ पे समझिए, जब हमने डीएनए का सैंपल लिया उसको तो हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से क्रिया करा के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या कर लिया, डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है, जो जेल से प्राप्त डीएनए है, यानी यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से जो प्राप्त डीएनए है, उस डीएनए को क्या करेंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित कर देंगे, जिससे फिल्टर मेम्ब्रेन पर डीएनए का प्रोब बन जाता है। और इस डीएनए फिल्टर मेम्ब्रेन पर क्या बन जाते हैं, कई सारे डीएनए के प्रोब बन जाते हैं, यानी चलचित्र इसके बन जाते हैं।
इस डीएनए प्रोबों को धोने के पश्चात ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इसका विश्लेषण किया जाता है और फिल्टर मेम्ब्रेन पर डीएनए के जो प्रोब वो प्राप्त हो जाते हैं उसको क्या किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। और जब ये प्रोब का विश्लेषण किया जाता है उससे डीएनए के कई सारे बैंड्स दिखाई देते हैं। तो देखिए जो बैंड्स दिखाई देते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के माध्यम से जब विश्लेषण करते हैं तो प्राप्त डीएनए का जो बैंड्स है, मान लीजिए अब जिस व्यक्ति का, जो व्यक्ति अपराधी है उसकी हमको क्या करनी है, पता लगानी है, जांच करनी है। तो इस प्रकार जो जेल पर बने बैंड्स हैं, यानी आपस में जब इनमें प्रोब जो बन गए इनमें जब रेडियोग्राफी के द्वारा विश्लेषण करेंगे तो इससे क्या होते हैं, तरह तरह के बैंड दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार यदि जेल पर बने बैंड्स डीएनए को यदि शक के दायरे में आए गए व्यक्ति के डीएनए फिंगरप्रिंट से मिलाया जाता है, देखिए जिस व्यक्ति पर हमको शक है कि यही व्यक्ति अपराधी है उसके डीएनए फिंगरप्रिंट से वंचित व्यक्ति के डीएनए फिंगरप्रिंट को आपस में मिलाया जाता है। तो आपस में यदि दोनों फिंगरप्रिंट में बैंड्स यदि एक समान है, देखिए जब हमने यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा विश्लेषण किया तो हमको डीएनए के कुछ बैंड्स दिखाई देते हैं। तो डीएनए के जो इस प्रकार से बैंड्स दिखाई देते हैं, देखिए डीएनए के इस प्रकार से बैंड्स दिखाई देते हैं। तो यदि आपस में वंचित व्यक्ति का और अपराधी व्यक्ति का जो डीएनए बैंड्स समान है, मतलब अपराधी क्या है, वही है जिसमें हमने क्या किया है, शक किया है। तो यदि आपस में दोनों व्यक्तियों का डीएनए फिंगरप्रिंट मिल जाता है या उसमें डीएनए फिंगरप्रिंट्स में जो बैंड्स आते हैं वो आपस में यदि मिल जाते हैं तो यहाँ पे शक होता है कि यही व्यक्ति क्या है, अपराधी है। और यदि उस व्यक्ति के डीएनए फिंगरप्रिंट से वंचित व्यक्ति का डीएनए नहीं मिल रहा है, मतलब व्यक्ति अपराधी नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो पूरी की पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि होती है इसके थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति अपराधी है या नहीं है। यानी यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का, वंचित व्यक्ति का डीएनए का सैंपल प्राप्त करते हैं। और डीएनए का सैंपल किससे प्राप्त करते हैं, रक्त से प्राप्त करते हैं, या रक्त के अलावा हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, रक्त के अलावा हम बाल से भी या वीर्य से भी या अस्थि मज्जा से भी डीएनए का सैंपल प्राप्त कर सकते हैं। और इस कार्य के लिए डीएनए की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो डीएनए यहाँ पे प्राप्त होते हैं उस डीएनए के सैंपल को रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्रिया कराते हैं और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार करते हैं। अब जब डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार हो जाता है जेल से, तो देखिए जेल से जो प्राप्त डीएनए है उसको नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित कर देते हैं। यानी नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी जो फिल्टर मेम्ब्रेन है उसमें स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे क्या होता है, फिल्टर पर डीएनए का प्रोब बन जाता है, जिससे डीएनए के कई सारे प्रोब बन जाते हैं। और इन डीएनए प्रोबों को धोने के पश्चात इनको आपस में जब धो देंगे और उसको ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा विश्लेषण करेंगे तो इनमें कई सारे बैंड्स दिखाई देते हैं। तो यदि अपराधी का और वंचित व्यक्ति का डीएनए बैंड्स आपस में मिल रहा है, मतलब वही व्यक्ति क्या है, अपराधी है। और यदि व्यक्ति का डीएनए बैंड्स आपस में नहीं मिल रहा है, मतलब व्यक्ति अपराधी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कुछ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कुछ उपयोगिता है उसको भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो उपयोगिता है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज और छूट गई। देखिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसकी यदि हम खोज की बात करें तो इसकी खोज सन 1985 में एलेक्स जेफरी और उनके सहयोगियों ने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की? सन 1985 में एलेक्स जेफरी और उनके सहयोगियों ने किसकी खोज की थी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। अब देखिए यदि हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता की, किसकी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की यदि हम उपयोगिता देखें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता,
तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता बेसिकली यहाँ पे हम मुख्य रूप से 4 प्रकार से देखेंगे। देखिए सबसे पहला तो क्या है, देखिए कोई भी फोरेंसिक विज्ञान है या फोरेंसिक प्रयोगशाला है, तो सबसे पहले तो फोरेंसिक प्रयोगशाला तथा कानूनी समस्याओं के निवारण में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उपयोगी होता है। किसमें किसमें, देखिए फोरेंसिक प्रयोगशाला में यानी फोरेंसिक लैब में, फोरेंसिक प्रयोगशाला तथा कानूनी समस्याओं में इसकी उपयोगिता है। इसकी उपयोगिता है। अब देखिए इसके बाद दूसरा इसका प्रमुख यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता क्या, देखिए सबसे पहला तो क्या हो गया, फोरेंसिक प्रयोगशाला में या फोरेंसिक लैब में तथा जो भी कानूनी समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काफी उपयोगी है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, ल्यूकेमिया। देखिए ल्यूकेमिया आदि रोगों से ग्रसित रोगी की पहचान करने में, ल्यूकेमिया आदि रोग से ग्रसित व्यक्ति की पहचान करने पर, आदि रोग से ग्रसित व्यक्ति की पहचान में, देखिए ल्यूकेमिया जिसको कि हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं, अब देखिए चूंकि ल्यूकेमिया का पता क्यों लग जाता है, ल्यूकेमिया से के रोग से ग्रसित रोगी का पता क्यों लग जाता है इसके माध्यम से, क्योंकि हमने रक्त का सैंपल लेते हैं और रक्त के डीएनए सैंपल से यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि ल्यूकेमिया आदि से जो ग्रसित रोगी है वो उसमें क्या समस्या है। तो इस रोग के माध्यम से या हम इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से ल्यूकेमिया रोग का भी पता लगा सकते हैं और साथ ही साथ इसका उपचार भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब इसके बाद हम देखेंगे कि तीसरा प्रमुख फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता क्या है। तो देखिए तीसरी उपयोगिता क्या है यहां पर, देखिए तीसरी उपयोगिता क्या है यहां पे, तीसरी उपयोगिता है देखिए जातियों की उत्पत्ति, देखिए जातियों की उत्पत्ति तथा नई जातियों के साथ देखिए जातियों की उत्पत्ति तथा जातियों के बीच तथा कई जातियों के बीच संबंध का भी पता लगाया जा सकता है, संबंध का पता लगाया जा सकता है। तो देखिए एक जाति का दूसरे जाति के साथ क्या रिलेशनशिप या संबंध है इसका भी पता लगाया जा सकता है, किसके थ्रू, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे 3 इसके प्रमुख फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता हो गई। एक आखिरी फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता क्या है, देखिए पितृत्व की समस्या के समाधान में, पितृत्व की समस्या के निवारण में देखिए कोई भी महिला यदि ये कहती है वंचित व्यक्ति को कि आप इस बच्चे के पिता हो, मतलब कोई भी महिला यदि कहती है कि ये व्यक्ति जो है वंचित बच्चे का क्या है, पिता है, तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू उस बच्चे का और उस पिता का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपस में तैयार करके यदि आपस में उनके बैंड्स मिलते हैं तो ये भी पता लगाया जा सकता है कि जो बच्चा है वो उन्हीं पिता का है या कि किसी दूसरे पिता का है। तो इस प्रकार से पितृत्व की समस्या के निवारण में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उपयोगी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उपयोगी है। तो यहाँ पे देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो उपयोगिता है तथा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो विधि है ये पेपर में अक्सर पूछी जाती है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।